नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर। 22 जनवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का विमान मंगलवार शाम 15 मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने विमान को लैंडिंग की अनुमति दी। तब जाकर राज्यपाल का विमान सुरक्षित जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने स्टाफ के साथ हुबली से चार्टर प्लेन में जयपुर के लिए रवाना हुए थे। शाम करीब 4:45 पर विमान जयपुर पहुंच गया, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं हो पाई। इस कारण करीब 15 मिनट तक राज्यपाल के प्लेन ने जयपुर के आसमान में 3 चक्कर लगाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से मिली अनुमति के बाद राज्यपाल के विमान की जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर सफल लैंडिंग हो पाई। हालांकि लैंडिंग में हुई देरी के कारण को लेकर फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किसी तरह का स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। वहीं राज्यपाल बागड़े सुरक्षित लैंडिंग के बाद जयपुर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को पार्टी के संकल्प पत्र पर दूसरा पार्ट पेश किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा और चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देगी। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर केजरीवाल ने कहा, भाजपा के दोनों संकल्प पत्र सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरनाक हैं। भाजपा दिल्ली की सत्ता में आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली पानी और महिलाओं की फ्री बस यात्रा भी बंद कर देगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के ड्रेस कोड के लिए बदलाव को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किए गए बदलाव को लेकर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों को बोर्ड अध्यक्ष ने फिल्मी अंदाज में चेतावनी भी जारी की है। ड्रेस कोड के लिए किए गए संशोधन को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने ट्वीट कर बताया। उन्हें भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि संशोधन से अभ्यर्थी अब पजामे के नाड़े में कारतूस छुपाकर लेकर आएंगे, जिस पर उन्होंने लिखा कि मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा होगा। अगर कोई ऐसा करने की सोच भी रहा होगा वह यह याद रखे, ऐसा करने पर उसे हवालात की और चक्की पीसिंग करना पड़ेगा। इसके साथ ही कम से कम 10 साल हवालात में रहना पड़ेगा। लुटेरों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है, जबकि पुलिस सावित्री की भूमिका को लेकर भी पूछताछ कर रही है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कई साधु संतों के सोशल मीडिया पर हर दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा। इसे इंटरनेट पर काफी सर्च किया जा रहा है, साथ ही उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचा रहे हैं। मोनालिसा का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। बड़ी बड़ी नीली आंखों वाली एक साधारण सी रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा की सादगी भरी खूबसूरती को इंटरनेट यूजर्स भर भर कर प्यार लुटा रहे हैं। मोनालिसा की सुंदरता के हर दिन आने वाले वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ ला दी है। महाकुंभ के दौरान इंटरनेट पर वायरल हो रही माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा का राजस्थान से कनेक्शन है। दरअसल वह चित्तौड़गढ़ की मूल निवासी है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ से उनका परिवार मध्य प्रदेश के खरगोन में शिफ्ट हो गया है। एक्टर सैफ अली खान को 5 दिन बाद मंगलवार को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 15 जनवरी को रात करीब 2:30 बजे उन पर हमला किया गया था। सैफ के गले और रीढ़ में गंभीर चोटें आई है। इसके बाद सैफ ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी सर्जरी हुई और इलाज चला। सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से घर पहुंचने में करीब 15 मिनट लगे। इस दौरान सड़क पर लोगों का हंसकर अभिवादन करते हुए दिखे। जब वे घर पहुंचे तो खुद ही कार से उतरकर बिल्डिंग के अंदर गए। सैफ व्हाइट शर्ट, नीली जींस, काला चश्मा पहने दिखे। उनकी पीठ पर पट्टी लगी हुई थी। उनके घर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था है, बैरिकेडिंग की गई है। सैफ अब सतगुरु शरण अपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, जहां उन पर हमला किया गया। पास ही फॉर्चून हाइट्स इमारत में उनका सामान शिफ्ट किया गया है। ये एक्टर का दफ्तर है। करीब 1 माह पहले भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जयपुर में ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया गया था। अब ये योजना विवादों में आ गई है, क्योंकि इसको लेकर लगाई गई एक आरटीआई का सरकार ने तो जवाब दिया, उस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ईआरसीपी के समझौते का सच बताने के में राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा और आर्थिक हितों का जोखिम कैसे हो सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार की ऐसी गतिविधियों से स्पष्ट होता जा रहा है कि पीकेसी ईआरसीपी के समझौते को येन क्रेन प्रकार छिपाया जा रहा है या इसमें कोई धांधली की जा रही है। एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की दूसरी बैठक 31 जनवरी को होगी। इससे पहले 8 जनवरी को जेपीसी की पहली बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने ड्राफ्ट को संविधान विरोधी बताया था। सभी सांसदों को 18,000 से ज्यादा पेज वाली रिपोर्ट दी गई थी। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर को लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के जनवरी सेशन के लिए मंगलवार को एनटीए की ओर से एडवाइजरी एवं दिशा निर्देश जारी कर दी गई।
परीक्षा आज 22 जनवरी से शुरू होगी। देश विदेश के 331 परीक्षा शहरों में यह परीक्षा 22 से 30 जनवरी के मध्य 11 शिफ्टों में होगी। इस वर्ष जेईई मेन के पहले सेशन में इतिहास में सर्वाधिक 13,95,000 आवेदन हुए हैं, यानी प्रत्येक दिन करीब 2 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने वाले बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, ऐसा कोई नहीं है जो कह सके कि आपको यह करना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए। मूर्ति ने कहा, कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक काम करने की मांग नहीं कर सकता। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आत्मचिंतन करना चाहिए, ना कि बहस। इसकी आवश्यकता समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं सुबह 6:30 बजे ऑफिस पहुंचता था और रात 8:30 बजे निकलता था। मैं ऐसा 40 साल से कर रहा हूं। मैंने ऐसा किया, ये फैक्ट है, इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये गलत है। नारायण मूर्ति 20 जनवरी को इंडियन मर्चेंट चैम्बर के आयोजित किलाचंद मेमोरियल लेक्चर में शामिल हुए थे। वर्क लाइफ बैलेंस पर उनके किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज व एसएमएस समेत उनके संबंध अन्य अस्पताल को सरकार मॉडल हॉस्पिटल के तौर पर विकसित करेगी। इससे न केवल अस्पतालों की सूरत बदलेगी और उनमें सुविधाएं बढ़ेगी, बल्कि उन्हें पेशेंट सेंट्रिक भी बनाया जाएगा। यह निर्णय एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम में लिया गया। इसमें बताया गया कि एसएमएस अस्पताल को चरणबद्ध रूप से कार्य करते हुए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड NJCIC स्टैंडर्ड्स के अनुसार विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि प्रयास है कि आगामी 2 वर्ष में एसएमएस अस्पताल नए और आधुनिक रूप में विकसित हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस शुभ दिन पर महाकुंभ का माह का दूसरा शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या के दिन को धर्म, आस्था और साधना का विशेष पर्व माना जाता है। महाकुंभ के इस दिन का अत्यधिक महत्व है। इस दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु और साधु संत एकत्रित होकर दूसरा शाही स्नान करने वाले हैं। मौनी अमावस्या तिथि के दिन महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान किया जाएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 29 जनवरी 2025 बुधवार को है, इसलिए महाकुंभ में शाही स्नान 29 जनवरी को होगा। जयपुर में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल के तहत मंगलवार को डॉक्टर गिरीश शास्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के महाविद्यालयों में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव पड़ोसी राज्य हरियाणा के मॉडल पर आधारित है, जहां ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को मीडिया क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है। बैठक में हजारीलाल बैरवा, हीरालाल गंगवाल, लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर आनंद प्रकाश और कैलाश तितरिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राजस्थान में पशुपालन प्रबंधन संस्थान ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। संस्थान ने पशुओं के लिए संतुलित आहार एवं खनिज मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 1722 पदों पर भर्ती का अवसर निकाला है। इसमें आहार नियंत्रण अधिकारी और सहायक पदों के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी निर्धारित की गई है। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले पोषण संवर्धन मिनरल मिक्सर की पहुंच सुनिश्चित करना है। पाली में मंगलवार को एक मंदिर की वर्षगांठ के मौके पर भंडारा किया गया। 300 के करीब श्रद्धालु जुटे थे। इस बीच मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और करीब 100 श्रद्धालुओं को काटा। हादसे में ज्यादातर घायलों को हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं 6 गंभीर घायलों को उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार पाली शहर के निकट रूपावास गाँव में सजाड़ा नाड़ा क्षेत्र में मंदिर की वर्षगांठ को लेकर प्रसादी का आयोजन किया गया था। पर्यटन स्थल माउंट आबू में तापमापी के पारे में उतार चढ़ाव के चलते मौसम का मिजाज बदल गया। सवेरे वादियों में घना कोहरा छाया रहा, जो दिन चढ़ने के बाद धीरे धीरे दोपहर तक नदारद हो गया। भ्रमणकारी व सैलानी माउंट आबू के मौसम का आनंद लेते हुए खासे खुश नजर आए। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से तापमापी का पारा 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होने से तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सवेरे सर्दी ने लोगों को दिन चढ़ने तक घरों में दुबके रहने का विवश कर दिया। सैलानियों ने सवेरे भारी भरकम ऊनी लबादों का सहारा लेकर सड़कों में बाजारों में चहलकदमी कर वादियों को निहारने का आनंद लिया। सर्द कोहरे के बीच में उगते सूरज का मनभावन नजारा भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। दिन में खुशनुमा मौसम के बीच देश विदेश से आए पर्यटक क्षेत्र के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का दीदार करते हुए खासे खुश नजर आए। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।